घंटे पैसा ही पैसा। सर चार्ज बहुत कम है। चलो सर ठीक अब बस ठीक कर लेंगे। अब शैतानी नहीं करना है। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं क्लास में। और बेटा सभी को स्लाइड्स दिखाई दे रही क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा। Yes, sir. चलो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज मोहम्मद नोमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2। टॉपिक होगा हमारा फोर्स और 11th फिजिक्स जेई का सिलेबस कवर करेंगे और आज की डेट है 21/2025। टॉपिक्स तो आज हमारा फोर्स एंड क्लासिफिकेशन एंड टेंशन, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ा चुके हैं हम आपको। और इक्विलिब्रियम कंडीशन भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ाने के बाद हमने आपको थोड़ा सा कुछ पीवाईक्यूज कराए थे और प्रैक्टिस कराई थी। पर आज हम इक्विलिब्रियम। सर हाँ बेटा बोलिए। सर मतलब वो जो कल आपने लेमीज थ्योरम कराई थी जी बेटा। तो उसके अंदर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, मतलब एक्सेलरेशन 0, मतलब बॉडी रेस्ट पे होनी चाहिए। नहीं बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में दो चीजें होती हैं बेटा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में दो चीज होते हैं। एक्सेलरेशन 0 होता है और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये भी हो सकता है कि बॉडी रेस्ट में है और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये भी हो सकता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी फिक्स है। तो ये दोनों मतलब सर हाँ बेटा। सर स्ट्रेस और टेंशन में क्या डिफरेंस है? स्ट्रेस एंड टेंशन में क्या डिफरेंस है ये पूछ रहे हैं आप? यस सर। ठीक है, बट अभी मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अभी मैं इसका जवाब दूंगा तो फिर बहुत लंबा पड़ जाएगा। आप क्लास के बाद पूछिएगा इसको, ठीक है? सर मतलब टेंशन तो रोप लगाती है ना? हाँ, टेंशन जो जनरेट होती है वो रोप के अंदर जनरेट होती है और जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो जनरली मेटल्स के लिए, हम जो सॉलिड बॉडीज होती हैं उसके लिए हम बोलते हैं। कोई बहुत खास ऐसा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन हाँ टेंशन जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मैनिफेस्टेशन होता है और स्ट्रेस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही मैनिफेस्टेशन होता है। बट जो स्ट्रेस वर्ड यूज किया जाता है, मोस्टली जो यूज किया जाता है वो मेटल्स और सॉलिड बॉडीज के लिए किया जाता है। लेकिन ये बहुत ही बेसिक से हमने आपको डिफरेंस बताया। जो अच्छे से डिफरेंस बताएंगे वो आपको जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लीजिए कि टेंशन रोप्स वगैरह के लिए होगी और स्ट्रेस जो जनरली बोला जाएगा वो किसके लिए होगा, वो इसके लिए बोला जाएगा, मेटल बॉडीज के लिए और या सॉलिड बॉडीज के लिए बोला जाएगा। ठीक है? ओके सर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। सर बेटा सर जो वेटिंग मशीन होती है वो क्या वेट करती है? वो आपका वेट बताएगी और क्या बताएगी? मतलब जो मेजर करती है। मेजर करती है वेट। मतलब उसके ऊपर अगर एक मतलब 1 kg जो होता है वो 10 न्यूटन्स के बराबर होता है। हाँ पर वो न्यूटन्स में नहीं बताती। ओके बट वो न्यूटन्स में नहीं बताती है। जो आपकी ओके सर। मशीन है, वो किस में बताती है? केजी में? नहीं, किस में बताती ग्राम सर, ग्राम ग्राम। है? ग्राम में बताती है। अच्छा जी, वो मास मेजर क्या सर? करने की मशीन नहीं, वो वेट मेजर करने की मशीन। और वेट मेजर करने की मशीन वेट ही बताएगी, लेकिन किस यूनिट में बताएगी? अगर हमें अपना मास मेजर करना हो तो क्या करेंगे सर? मास मेजर करना तो वेट निकालो और जी से डिवाइड कर दो। ठीक है? जो आपकी वेइंग मशीन होती है वो केजीएफ में बताती है, किलोग्राम फोर्स, और किलोग्राम फोर्स में 10 न्यूटन जो होता है वो 1 केजीएफ के बराबर फोर्स होता है। ठीक है? तो अगर 1 किलोग्राम बॉडी है तो उसका 1 केजीएफ होगा, क्योंकि अगर मास 1 केजी है तो फोर्स कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 केजीएफ बोलते हैं। तो जो वेइंग मशीन होती है वो केजीएफ में आपको वेट बताती है। तो हम आलू लेने जाते हैं, हम बोलते हैं 1 किलो आलू दे दो, तो वो 1 किलो आलू, हम एक तो बोल रहे हैं गलत, या तो हम बोलें उसको न्यूटन में या तो हम उसको बोलें किलोग्राम फोर्स में। तो अब अगर आलू लेने जाना तो दुकान वाले से बोलना कि भैया 1 किलोग्राम फोर्स आलू देना, तो वो क्या करेगा? तुमको दुकान से भगा देगा। सर फोर्स लगा के फेंक देगा। सर थप्पड़ मारेगा सर वो।
सर चलो बस, अब शैतानी नहीं। सर मैं बोल रहा था, अगर कोई बॉडी 50 मतलब किसी बॉडी का वेट 50 किलो है, तो जो उसका मास होगा वो 5 किलो होगा। वेट 50 क्या 50 किलोग्राम फोर्स अगर होगा तो उसका मास 5 किलोग्राम होगा। 50 किलो नहीं बोलो, अब तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, या तो न्यूटन में बात करो, सॉरी 50 न्यूटन। बता दिया मैंने आपको, ये उसका मास 50 केजी हो, या तो न्यूटन में बात करो या तो किलोग्राम फोर्स में बात करो। हम जो जनरली बात करते हैं वो किलोग्राम फोर्स में बात करते हैं, जो दुकानों पे सामान लेने के जाते हैं। अगर आप 50 किलोग्राम फोर्स बोल रहे हो तो उसका मास 50 किलोग्राम होगा। क्यों? क्योंकि जो, एक मिनट मैं इसको कंप्लीट कर दूं बेटा तो आपको आसानी हो जाएगी। 50 किलोग्राम फोर्स का मतलब हो गया 500 न्यूटन। सर 50 हाँ बेटा, किलोग्राम फोर्स को 50 केजीएफ भी बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ, किलोग्राम फोर्स केजीएफ एक ही बात है। हाँ सर। सर उसका चैप्टर 2 आया, अभी 3 आना बाकी। कहाँ है यार? सर केजीएफ का चैप्टर 2 ही तो आया है। अरे यार तुम तो और बदमाशी कर। चलो, रिकॉल कॉन्सेप्ट में लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया लामीज थ्योरम, ठीक है। लामीज थ्योरम में आपको हमने क्या बताया कि जब आपके तीन फोर्सेस किस तरीके से लगे हों, कॉन्करेंटली लगे हों, यानी कि तीन फोर्सेस अगर कॉन्करेंट हों, ठीक है, एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं और इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और एक अल्फा एंगल बना रहा है, दूसरा बीटा एंगल बना रहा है, तीसरा गामा एंगल बना रहा है। इस फोर्स का नाम F1 है, इस फोर्स का नाम F2 है, इस फोर्स का नाम F3 है। तब हमारी क्या कंडीशन हो जाती है बेटा? चेंज की है? हाँ, स्लाइड नहीं चेंज हुई क्या? पॉइंटर नहीं दिख रहा सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। रुको, सर रिकॉर्डिंग चालू कर दी? हाँ बेटा। सर आपने डेट गलत डाल रखी। हाँ, डेट तो सही है, 20 है आज। सर आपने 18 डाल रखी। ओह, एक मिनट, अभी शेयर हो रहा है क्या? सही? सर यस सर। अभी ठीक है? यस सर। यस सर। चलो, तो Yes, sir. लेक्चर नंबर 2, क्या है, बहुत परेशानी हो रही है इसके चक्कर में मुझे। ठीक है, रिकॉल कॉन्सेप्ट की बात करें तो लामीज थ्योरम में आपको क्या पढ़ाया मैंने? लामीज थ्योरम में मैंने आपको पढ़ाया कि अगर हमारे पास तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक का नाम P है, एक का नाम Q है, एक का नाम R है, और एक दूसरे से अल्फा, बीटा और गामा एंगल पर एक्ट कर रहे हैं, और तीनों फोर्सेस क्या होने चाहिए बेटा? कॉनकरेंट होने चाहिए। और तीनों फोर्सेस क्या होने चाहिए? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने चाहिए। तो आप लोग मुझे बताओगे कि क्या कंडीशन होगा, क्या फॉर्मूला बनेगा? P by अल्फा sin साइन alpha अल्फा beta नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत। कौन P मुझे by सही? sin बाय लैम्डा। beta sin beta P बाई साइन बीटा। P फोर्स के अपोजिट कौन सा एंगल है? beta बीटा है। देखो ये Q है, Q के उल्टे में ये गामा एंगल है, तो Q अपॉन sin gamma गामा साइन गामा। देखो ये R है, R के अपोजिट में कौन सा एंगल है? r by sin alpha हाँ, तो ये रिलेशन आपने बताया। रिकॉल टेस्ट में अगर मैं आपको दे देता हूं कि भाई ऐसा है कि एक वायर है जिसके अंदर टेंशन T है, और इस वायर से एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है 4 किलोग्राम का, और इसमें मैंने लगाया है 3 न्यूटन का राइट साइड में, 3 न्यूटन का नहीं, 13 न्यूटन का राइट साइड में हमने एक वो लगा दिया है फोर्स, और ये जो वो टेंशन वाला जो साइड है वो वर्टिकल से बना रहा है 60 डिग्री।
तो अब आपको हमको बताना है कि जो टेंशन की वैल्यू होगी टी की क्या वैल्यू होगी, ये आपको बताना है। लगा पाएंगे क्या? 2 मिनट का टाइम दूं आप लोगों को? हो जाएगा? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यस सर। आ जाए सर। चलो सीखो कैसे लगाते हैं। अब अगर आप ध्यान दोगे तो कैसे लगाते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे टी है, यहाँ पे फोर्स 13 न्यूटन है, यहाँ का फोर्स नहीं पता। अब मुझे पता है कि ये नीचे जो इसका वेट लग रहा है वो कितना लग रहा होगा, 4 न्यूटन 10 40 40 न्यूटन, ठीक है, 4G लगे। तो यहाँ पर जो टेंशन आएगा जस्ट अपोजिट कितना आ जाएगा, वो भी 40 न्यूटन आ जाएगा। 40 न्यूटन। आपको एक फोर्स 40 पता है, दूसरा 13 पता है, और तीसरा कितना है भाई, टी है। एक काम करते हैं, इस फोर्स का नाम भी मुझे नहीं पता है, इस फोर्स का नाम जो है वो एफ है, ठीक है, वो भी मुझे नहीं पता, एफ है। तो अब हम निकालेंगे एफ की वैल्यू और अब हम निकालेंगे टी की वैल्यू। दो चीजें हमें यहाँ पर निकालनी है। अब मैं कह रहा हूँ ये 60 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री हो जाएगा, 30। ठीक है। तो अब आपको ध्यान से लगाना है कि एक फोर्स हो गया हमारे पास टी, और टी के अपोजिट में ये एंगल कितना हो गया, 90 तो 90 डिग्री। 90 इक्वल्स दूसरा फोर्स हो गया हमारे पास ये वाला, कौन सा, एफ, F। और उसके अपोजिट में ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, sin 120 sin 120। 120 ये वाला यहाँ से यहाँ तक 19 है और ये 30, तो ये sin 120 हो जाएगा। और ये हो गया आपका तीसरा फोर्स, ये वाला जो इस पॉइंट से अवे लगेगा 40 न्यूटन की टुवर्ड्स लगेगा 40 न्यूटन। टेंशन जो लगेगा वो कैसा लगेगा, अवे की टुवर्ड्स, अवे अवे 40 न्यूटन। इस पॉइंट पर भी कैसा लगेगा, अवे की टुवर्ड्स अवे टेंशन हमेशा कैसा लगता है, अवे हमारा 40, और ये इस 40 वाले टेंशन के अपोजिट में ये वाला एंगल टोटल कितना हो जाएगा, साइन 150। अब ये वाला इक्वेशन और ये वाली, ये दोनों चीजों इक्वल है आपस में, तो लिख दो t अपॉन साइन 90 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन साइन 150। इसको सॉल्व करो जरा, मुझे बताओ कितना आएगा। साइन 90 की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन 150 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 40 दे रखा मैंने, टी निकल जाएगा, 80 आ जाएगा। वेरी गुड, जे ने दे दिया आंसर। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 80 हो जाएगा। अब ये वाला एफ अपॉन साइन 120 लिख लो, और ये वाला ले लो टी अपॉन साइन 90। क्या ले लोगे आप, एफ अपॉन साइन 120 ले लिया और टी अपॉन साइन 90 ले लिया, और यहाँ से टी की वैल्यू 80 रख दो, साइन 90 की वैल्यू पता है, साइन 120 की वैल्यू पता है। सॉल्व करके एफ की वैल्यू बताओ। वंश 80, ध्रुव 80, ठीक है, अंजलि का भी 80, वेरी गुड। एकम प्रीत 80 अभी आया है ना, ये एफ की वैल्यू बताइए आप। टी तो 80 आ गया, वेरी गुड। 40 2f, पता नहीं क्या बता रहे हो तुम लोग भाई। सर -40 है। 40 आएगा, मुझे तो नहीं लग रहा भाई। f अपॉन साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, -1/2। आप 40√3 संदीप का सही आ रहा है, ठीक है। क्या साइन क्या होगा, -1/2। नहीं, साइन 120 को आप लिख सकते हो क्या, साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस है तो क्या हो जाएगा, 1/2 कॉस होगा कि नहीं होगा, होगा। हाँ। यस सर। और 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड। सेकंड में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कॉस 30 को उधर भेजेंगे, ये √3/2 इंटू टी की वैल्यू आपको पता है 40, और साइन 90 की वैल्यू, अरे टी की वैल्यू आपको पता है 80, और साइन 90 की वैल्यू 1। इसको सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, 40√3। हाँ, अब बता रहे हो आ गया 40√3। इस तरीके से तुम लोग निकाल लोगे, हो जाएगा ये। यस 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 सर। अब ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम वेट डायग्राम भी, हम नॉर्मल रिएक्शन भी, ये सारी चीजें, टेंशन भी हम पढ़ चुके हैं, लामी थ्योरम भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने, ठीक है, ये जूम तो नहीं होने वाला लग रहा मुझे, हो रहा है क्या? Yes, sir. सर लामी थ्योरम एनसीईआरटी में है? एनसीईआरटी का मुझे नहीं पता बेटा, शायद है। ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? तो अब आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ टाइम, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को कि बेटा देखो, एक ये टेंशन लग रहा है, इसका नाम इन्होंने दिया है कितना, T4, ठीक है। यहाँ पे एक टेंशन लग रहा है, ये वाला कितना, T3, और यहाँ पे एक टेंशन लग रहा है, ये वाला कितना, T2। अवे लगेगा, ठीक है, करेक्ट है बात क्या? यस सर। अवे वाली बात एकम? Yes. चलो, और ये 60 डिग्री वर्टिकल से 60 डिग्री पर है, ठीक है, वर्टिकल से 60 डिग्री पर है। उसके बाद ये जो बॉडी है, यहाँ पर एक और कनेक्शन इन्होंने दिखा रखा है कि भाई ये इधर भी जुड़ा हुआ है, कितने टेंशन से, T1 से। और यहाँ पर ये जो रस्सी है, ये 10 kg का अगर इसका मास है तो वेट कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। इस रस्सी में टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। 100 Newton. ठीक है, बात समझ में आई क्या? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अब आप एक काम करो, इस पॉइंट पर लगाओगे क्या, इस, अच्छा ये वर्टिकल से यहाँ भी एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री दे रखा है यहाँ से वर्टिकल। तो अब आप यहाँ पर इस पॉइंट पर लगाओगे लामी थ्योरम, जो कि बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में। लगाओ, जल्दी बताओ कौन सा फोर्स अपॉन क्या लिखूं, तुम बताओ पहले। 100, ये बताओ T2 अपॉन साइन 90। अब बताओ 100 अपॉन 120. 120। Nine ये वाला पार्ट 90 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 30, 120 हो गया। और चौथा चीज है T1 अपॉन कितना, भाई एक साइन 120 हो गया, एक 90 हो गया, तो कितना हो गया आपका 210। वो बचा कितना, 360 में से 150 बचेगा, 150. बस। अब एक काम करो, 100 अपॉन साइन 100 पता है, साइन 120 की वैल्यू पता है, साइन 90 की वैल्यू पता है, तो T2 की वैल्यू सॉल्व करके मुझे बता दो। इन दोनों को इक्वल रख करके हमको T2 की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा। 200 upon root 3. वेरी गुड, वेरी गुड संदीप, 200 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। अब उसी तरीके से ये वाली वैल्यू कर लो, चाहे T2 अपॉन साइन 90 रख करके T1 अपॉन साइन 150 इक्वल रख कर करो, चाहे 100 अपॉन साइन 120 और T1 अपॉन साइन 50 रख करके मुझे T1 की वैल्यू बताओ। 100 upon root 3. 100 upon 100. 100 अपॉन root 3. करेक्ट चला गया। अच्छा, अब उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी लगा लेना है लामी थ्योरम। अब जल्दी जल्दी मुझे बताओ लामी थ्योरम कैसे मैं लगाऊंगा यहाँ पर। अब ध्यान से लगाना होगा आपको, आप मुझे लगा के बताओ। एक ही हो गया एंगल, एक ही हो गया, चलो पहले T4 लगवा लो, कोई सा भी लगा लो, पहले लगा लो तुम T2। T2 अपॉन क्या लिखूं इस पॉइंट पर बताओ, T2 अपॉन क्या लिखूं, ये कितना एंगल हो जाएगा, पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा 1, हाँ 1 साइन 150, हाँ इक्वल्स। अब T3, अब एक काम करो T4 अपॉन लगा लो। T4 अपॉन ये छोटा सा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये 30 है और ये परपेंडिकुलर जाएगा तो 90 होगा, तो ये वाला कितना एंगल हो जाएगा 60 से 70. ये चीज तुम लोगों को समझ में आई क्या, कि समझाना पड़ेगा? आ गई सर। 60, और उसके बाद भाई एक 150 हो गया, एक 60 हो गया, तो 360 में से बचा लोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 150 साइन 150 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 और 60 साइन 150। अब जल्दी जल्दी मुझे सॉल्व करके इसमें मुझे आप बता दो T3 की वैल्यू और T4 की वैल्यू। T2 की वैल्यू तुम लोग 200 अपॉन रूट 3 ऑलरेडी निकाल चुके हो, इसमें अपॉन साइन 150 करोगे तो निकल जाएगा। आज तुम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टेक्निकल एरर हो गया है, मैं ज्यादा लिख नहीं सकता आज। सर ये 100 कैसे हो गया, ये जो टेंशन है? कहाँ 100, ये T1 में, T1 के नीचे ये डायग्राम में ये 100,
हाँ 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 बेटा, देखो क्या हुआ कि ये बॉडी जो है इसका मास 10 किलोग्राम है, और जब ये मास 10 किलोग्राम है तो इस पर दो फोर्सेस लगेंगे इस बॉडी पर। एक बॉडी पर उसका खुद का वेट लगेगा 10G, 10G का मतलब हो जाता है 100 न्यूटन, और ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन T। लेकिन चूंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर का फोर्स इक्वल्स टू नीचे का फोर्स, तो टेंशन आ गया 100 न्यूटन। इस वजह से इस वाली नीचे वाली ये डाउनवर्ड रस्सी है उसमें टेंशन 100 न्यूटन आ जाएगा। समझ में आ गया? फिर से समझाऊं? ओके सर। समझ में आ गया? फिर से सर। समझाऊं? सर आ गया। चलो बताओ, इसमें सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है T2 सर की ये वैल्यू। पूरी रस्सी पे मतलब 100 न्यूटन का होगा ना? नहीं, पूरी रस्सी पे नहीं, सिर्फ रस्सी का ये वाला जो पार्ट है, ये अलग रस्सी है, ये अलग रस्सी है, हाँ ये हाँ सर, अलग इसी रस्सी। रस्सी की बात कर रहा हूँ। हाँ 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 मतलब हाँ, ये हाँ, जो बॉडी है इससे अवे फ्रॉम द हाँ, बॉडी पूरी 100 रस्सी न्यूटन हर का लग पॉइंट रहा है, पर। वेरी तो गुड। नीचे की तरफ भी 100 न्यूटन का पड़ेगा ना? क्या बेटा, क्या 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 ऐसे है बॉडी? आपने 100। यस सर। यहाँ पर भी 100 न्यूटन अवे लगेगा, और जहां से कनेक्ट है ना वहां पर भी 100 न्यूटन ऐसे अवे लगेगा। यस सर, यस सर, हाँ, ऐसे लगेगा। यस सर, यही बोल रहा था मैं। हाँ, ये ऐसे ही होगा बेटा। सर हाँ बेटा। ओके सर। सर ये जो T2 है यहाँ पे आपने T2 बाय साइन 90 लिखा है और वहाँ पे T2 बाय साइन 150, हाँ, तो तो क्यों ये लिखा? अलग अलग क्यों? बताओगे आप लोग ना? सर T3 आ रहा है 200 बाय 3 रूट 3 न्यूटन। अच्छा जी, एक मिनट। हाँ, T3 कितना आ रहा है? 200 बाय रूट 3। वेरी गुड। और T4 कितना आ रहा है? 200। 200। वेरी गुड, शाबाश, बहुत 200 अच्छे, न्यूटन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो, अब क्या पूछा गया है कि भाई ये अलग अलग क्यों लग रही है यार? अब ये पूछा गया अलग अलग क्यों लग रहा है। देखो बेटा, ध्यान से देखो, थोड़ा सा बहुत ध्यान लगाओगे तो तुमको ये चीजें समझ में आएंगी। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट में हमने लामी लगाया है T1, T2 और 100, ठीक है? तो इस Yes, T2 Yes, के sir. अपोजिट में ये एंगल कितना होगा यहाँ पर? 90। 90। अब यहाँ पर हमने इस वाले 90 पॉइंट डिग्री। पर लगाया है लामी। जब हम इस पॉइंट Yes, पे लामी लगाएंगे तो इस T2 के अपोजिट ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 150। 150। तुमको समझ में आया? 150। Yes, Yes, sir. sir. जिसको समझने का समझ में आया? यस सर। हाँ Yes, बेटा, sir. अलग पॉइंट पे T2 Yes, का sir. अपोजिट एंगल अलग है और वहां पर अलग पॉइंट पे अलग है। तो वेरी गुड, शाबाश, तुम लोगों ने आंसर सही निकाला। क्या आंसर निकाला? आप लोगों ने आंसर निकाला कि सर जो T3 होगा वो हमारा आएगा 200 अपॉन रूट 3, और जो हमारा T4 होगा वो आएगा हमारा 200 न्यूटन। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है मैंने? ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए कि कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं, आपके मॉड्यूल्स के हैं। मॉड्यूल्स के कुछ क्वेश्चंस आपको गलत भी मिल सकते हैं एक आध दो जगह, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस आपको सही मिलेंगे और आपको उनको लगाना होगा। तो जैसे यहाँ लगा ले रहे हो वैसे आप अपने प्रैक्टिस में भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया हो, उससे पहले हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट शोन इन द, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर शोन इन द फिगर इफ द बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली एट ए कांस्टेंट स्पीड है द वैल्यू ऑफ द फोर्सेस P एंड S आर रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन में जो वेलोसिटी दी गई है, जो स्पीड दी गई है, कांस्टेंट दी गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कौन सी कंडीशन में आती है? क्या ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है क्या? यस सर। हाँ, क्योंकि Yes, sir. इक्विलिब्रियम Yes, sir. कंडीशन का दो मतलब Yes, होता है, sir. या तो बॉडी रेस्ट में है या तो उसकी स्पीड क्या है, फिक्स है। करेक्ट? Yes, sir. यस सर। सर शायद ये क्या बेटा? क्वेश्चन किया पहले, शायद ये किया है क्वेश्चन हमने पहले। किया है क्वेश्चन? हाँ, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं किया। अब अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो राइट साइड वाला फोर्स इक्वल्स टू, लेफ्ट। हाँ, और अप साइड वाला, Left side. हाँ, अप साइड वाला फोर्स इक्वल्स टू डाउन साइड यहाँ पे Down बॉडी side. इक्विलिब्रियम में राइट साइड में P लग रहा है, लेफ्ट साइड में क्या लग रहा है? 300 न्यूटन। हाँ, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 300 न्यूटन। 300 न्यूटन। ऊपर साइड में दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो तो- ऊपर साइड में टोटल कितना हो जाएगा? ये वाला Yes. ये वाला मिला के 12, टोटल 2S हो जाएगा। Yes. नीचे साइड में एक ही फोर्स लग रहा है, कितना है?
2000 न्यूटन। 2000। ऊपर का टोटल 2s, नीचे का टोटल 2000। s की वैल्यू कितनी हो गई? 1000। 1000। इन्होंने हमसे p और s पूछा है। p की वैल्यू 300 और s की वैल्यू 1000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड। ऑप्शन नंबर, देख लो आंसर भी यहीं कहीं दिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आप देख सकते हो, थर्ड। ऐसे तुम लोग को मिला मिला करना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब उसके बाद जो बुलेट वाला क्वेश्चन है बहुत इजी है, मैं करवाऊंगा नहीं लेकिन करवा देता हूँ। चलो, 5 ग्राम की बुलेट है, 100 की स्पीड से चल रही है, वुडन ब्लॉक में 6 सेंटीमीटर तक जाती है, तो एवरेज फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए चाहिए क्या? मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। हाँ, फोर्स निकालने के लिए चाहिए मास मल्टीप्लाइड एक्सेलरेशन। मास दिया है क्या हमें? यस सर। एक्सेलरेशन दिया है क्या हमें? नो सर। तो क्या करोगे तुम लोग? बताओ ना कि सर ये चीज पता है हमको, ये निकालना है हमको। और क्या क्या दिया हमको? इनिशियल स्पीड दी है, डिफरेंशिएट नहीं करना है। इनिशियल स्पीड दी हुई है और वो फाइनली क्या हो जाता है? वो रुक जाता है। भाई 5 ग्राम की बुलेट डाला जाता है, 100 की स्पीड दी जाती है और 6 सेंटीमीटर तक जाकर के रुक जाता है। ठीक है, तो अगर रुक जाता है तो फाइनल स्पीड 0। इनिशियल स्पीड 100 मीटर 100 है। और डिस्टेंस कितनी दे रखी है? डिस्प्लेसमेंट 6.0 सेंटीमीटर। मीटर में बताओ मुझे, मीटर में बताओ मुझे। 0.06 0.06 मीटर। और आपको एक्सेलरेशन पता करना है। तो एक्सेलरेशन की बात हो, फाइनल वेलोसिटी की बात हो, इनिशियल वेलोसिटी की बात हो, डिस्प्लेसमेंट की बात हो, ये चारों किस इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है? सेकंड। अच्छा बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बताओ? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ। क्या यहाँ पे टाइम दिया है बेटा कनिका? थर्ड यूज करेंगे। कनिका को अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ बेटा। सर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ईजान, हाँ ईजान, तुमने बोला, तुमने गलत ये बोला। अब तुमको यहाँ पे सीखना क्या है कि भाई हमने s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बोला है, उसमें s आ रहा है, u आ रहा है, v नहीं आ रहा है। ठीक है, जो कि हमारे पास दिया हुआ है, उसमें t आ रहा है जो कि हमारे पास नहीं दिया हुआ। तब कौन सी इक्वेशन लगानी होगी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू लेट ईजान स्पीक। सर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हाँ, तुमको समझ में आया क्या करना होता है अब? यस सर। हाँ, चलो फटाफट लगाओ, एक्सेलरेशन निकालो और इस फोर्स वाले फॉर्मूले में लगाओ और बताओ। अच्छा, मास कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम। 5 ग्राम। तो स्टैंडर्ड में रखोगे क्या? स्टैंडर्ड में कितना हो जाएगा 5 ग्राम? स्टैंडर्ड मतलब एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है मास की? ग्राम की, किलोग्राम? 0.05 किलोग्राम। 0.005 किलोग्राम होगा ना? यस सर। यस 0.005 किलोग्राम। चलो जल्दी से करो, जल्दी से एक्सेलरेशन निकालो। मास तुमने 0.005 बता दिया है और कैलकुलेट करके मुझे बताओ। आज सीखना है, तुम लोग की शिकायत रहती है कि सर हम न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते हैं, तो करो, सीखो जल्दी जल्दी। कैलकुलेशन पार्ट तो करो खुद से। कितना बेटा? 470 न्यूटन। 470 न्यूटन। लेट मी सी। 0.06 था। $417 न्यूटन। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। तो बता तो रहा है, सवंजलि, सुहानी, पूनम, वेरी गुड, शाबाश, ऑप्शन नंबर है। चलो ऐसे ये करना है तुम लोगों को। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन को ना देखें और हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को, यहाँ पर एक हमें क्वेश्चन दिया जाएगा। ये क्वेश्चन को हम सिर्फ पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी। पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो उसको फोर्स की जरूरत पड़ेगी किस लिए? इंक्रीज इट्स स्पीड, डिक्रीज द मोमेंटम, चेंज द डायरेक्शन, कीप इट इन मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इन चारों में से कौन कौन सी चीज है जो फोर्स कर सकता है?
इंक्रीज कर सकता है क्या स्पीड? यस सर। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। तुम लोगों को समझ में आई? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर जो डी पार्ट है यूनिफॉर्म स्पीड में कीप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए काम नहीं आता है फोर्स, बाकी सारी चीजें कर सकता है। करेक्ट? यस सर। चलो तुम ही लोगों ने बताया। अब देखो फोर्स टाइम ग्राफ दिया गया है एक मोशन का, ठीक है, और ये सेगमेंट सर्कुलर हैं, सर्कुलर शेप के सेगमेंट्स हैं। तो लीनियर मोमेंटम गेन्ड बाय द जीरो इन 8 सेकंड्स में, 0 से लेकर के 8 सेकंड, ये 8 सेकंड तक जो उसका मोमेंटम होगा वो कितना गेन्ड हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी दी गई है बेटा? फोर्स। और एक्स एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी दी गई है बेटा? टाइम। टाइम। दिया गया। अगर मैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम करता हूं, दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये एक्चुअल में मुझे क्या देता है? एरिया ऑफ ग्राफ देता है। हाँ, एरिया ऑफ ग्राफ देता है। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा है कि फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। करेक्ट? यस सर। अब चेंज इन टाइम को उधर भेज दोगे तो फोर्स इनटू चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। करेक्ट? यस सर। यस सर। तो आपको क्या निकालना है? F इंटू डेल्टा टी, और F इंटू टी जो आप होता है निकालते हो, क्या होता है? एरिया ऑफ ग्राफ होता है। करेक्ट है बात? यस सर। यस सर। अब ग्राफ 3 हिस्सों में बटा, एक ये सर्कल का कुछ पार्ट, एक ये आधा सर्कल, और ये एक सर्कल का ये कुछ। ये सर्कल का कितना पार्ट है? 1/3 है, 1/4 है, हाफ है, कितना पार्ट है ये वाला? 1/4। और ये नीचे वाला क्या है? 1/4। तो नीचे का 1/4 मिलकर टोटल कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2। अब जो नीचे का बेटा है ना, हाँ, हाफ हो जाएगा। नीचे का ये जो एरिया है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, क्योंकि फोर्स यहाँ पर नेगेटिव में है और फोर्स यहाँ पे नेगेटिव में। तो नीचे के दो 1/4 सर्कल जो है, नीचे के दो 1/4 सर्कल जो है मिल करके हाफ सर्कल बनाएंगे, हाफ नेगेटिव सर्कल बनाएंगे। और ऊपर का एक जो कंप्लीटली सर्कल, ऊपर का जो एक हाफ सर्कल दिख रहा है आपको, वो कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब इसमें तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन आप देख सकते हो कि एक ये था ना, इसने हालत खराब कर। अब आप क्वेश्चन में देखना कि जो सर्कल की जो रेडियस थी, यहां पर भी 2 थी, यहां पर भी 2 थी, और यहां पर भी 2 थी। तो जो रेडियस है वो सभी के लिए सेम है। तो हाफ सर्कल का जो एरिया आएगा वो ऊपर वाले हाफ सर्कल के एरिया के इक्वल आएगा। तो ऊपर वाला हाफ सर्कल, जो ये नीचे वाला हिस्सा है, 1/4 मिल करके कितना बन जाएगा? हाफ सर्कल बन जाएगा। बात समझ में आ रही क्या तुम लोगों को? क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो नीचे वाला 1/4 मिल करके नेगेटिव हाफ सर्कल होगा, और ऊपर वाला पॉजिटिव हाफ सर्कल होगा। तो नेगेटिव टोटल हाफ सर्कल का एरिया और पॉजिटिव टोटल हाफ सर्कल का एरिया मिल करके क्या वैल्यू दे देगा? 0। वेरी गुड। अब ये 0 आप देख करके डायग्राम बता सकते हो, और सब बच्चों ने हमको दे भी दिया आंसर, संदीप ने, ध्रुव ने, सुहानी ने, कि सर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, और फटाफट बता दिया। वेरी गुड, ऐसे अच्छा लगता है। चलो बाकी ये 2 क्वेश्चंस आप करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, कि 2 ऑब्जेक्ट्स जो है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। एक का मास ma है, दूसरे का मास mb है, और वो स्प्रिंग से अटैच है। अगर उनको अपवर्ड एक्सेलरेशन दिया जाता है तो आपको रेशियो निकालना है टेंशन का T1। अब उससे पहले हम पढ़ लेते हैं ये एक्सेलरेशन, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स का है। तो इसमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपका अलग, आप देखते रहना। मैं आपको समझा देता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है। होगा क्या कि अगर मैं कह दूं कि एक रस्सी से, एक स्ट्रिंग से हुआ ये कि एक ऑब्जेक्ट रखी है जिस लगी हुई है 4 किलोग्राम मास की ऑब्जेक्ट, इसके साथ कनेक्टेड है रस्सी से स्ट्रिंग से। अगर रस्सी से स्ट्रिंग से 4 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है और रस्सी में टेंशन क्या है? T है। रस्सी में टेंशन क्या है?
40 है। और ये पूरा जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को मैं ऊपर उठा रहा हूं g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। पूरे सिस्टम को मैं ऊपर उठा रहा हूं, पूरे सिस्टम को ऊपर ले जा रहा हूं g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तब आपको टेंशन की वैल्यू बताना है। क्या ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कहलाएगी? नो सर। नहीं। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। अब इस बॉडी में मैं बात करूं कि इस बॉडी पर जो 4 किलोग्राम की बॉडी पर है, नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा बेटा? 40 न्यूटन। हाँ, और ऊपर की तरफ कौन सा क्या फोर्स लगेगा? g/3। 40 न्यूटन। नहीं, ये फोर्स क्या लग रहा है इसके ऊपर? टेंशन। रस्सी के थ्रू टेंशन। टेंशन। यही दो फोर्स लग रहे हैं, यही दो फोर्स लग रहे हैं, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है? इस ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है। इन दोनों फोर्सेस का जो नेट वैल्यू आएगी, जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, उस नेट वैल्यू इस रिजल्टेंट वैल्यू की वजह से ऑब्जेक्ट का मोशन हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट का मोशन किस साइड हो रहा है? अपवर्ड साइड की डाउनवर्ड साइड? अपवर्ड। मैं मान रहा हूं कि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है तो उसको पहले ले लिया, और नीचे वाला फोर्स कम है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नीचे ले लिया। -40 इज इक्वल्स टू नेट फोर्स, इज इक्वल्स टू नेट फोर्स। और नेट फोर्स क्या होता है? बॉडी का मास इनटू बॉडी का नेट एक्सेलरेशन। बॉडी का मास कितना है बेटा? 40 न्यूटन। अरे मास पूछा, नहीं। मास। 4 kg। और बॉडी का नेट एक्सेलरेशन कितना है? वो किस एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है? g/3। g/3 का मतलब 10/3 यस Yes, सर। sir. मल्टीप्लाई हो करके 40/3, यस Yes, सर। sir. और यहाँ t -40 Yes, sir. करेक्ट है क्या? यहाँ t था, माइनस था 40। उस -40 को उधर भेज देंगे तो +40 हो जाएगा। Yes. 40/3 +40 सॉल्व करेंगे, 120 + 40/3, तो हमको टेंशन यहाँ पर इस रस्सी में कितना मिल जाएगा? 160/3 न्यूटन का टेंशन मिल जाएगा। यानी कि करीब करीब 3 5 15 53.33 न्यूटन का टेंशन मिल जाएगा इस बॉडी के अंदर। हो जाएगा क्या ऐसा? यस सर। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक और रस्सी जोड़ दे रहा हूं, और उस रस्सी में 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट जोड़ दे रहा हूं, और इस पूरे सिस्टम को मैं ऊपर उठा रहा हूं कितने फोर्स से? कितने एक्सेलरेशन से? g/3 के एक्सेलरेशन से। अब जब ये चीज होगी बेटा, तो अब आपको इसमें क्या करना होगा? अब आप इसमें क्या करोगे? अब आप इस बॉडी पर भी बनाओगे, 1 किलोग्राम की बॉडी पर भी बनाओगे, और दोबारा से, चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं कि हमने क्या किया है, इस पूरे सिस्टम को ऊपर भेज दिया है कितने एक्सेलरेशन से? g/3 के एक्सेलरेशन से। समझ में आ रही क्या बात है कि नहीं समझ में आ रही है? आ रही है सर। Yes, sir. एक बॉडी 4 किलोग्राम की है, और इससे दूसरी बॉडी लगी है 1 किलोग्राम की। अब आपको लगाना होगा इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पहले 1 किलोग्राम की बॉडी पे लगाते हैं। 1 किलोग्राम की जो बॉडी है बेटा, उस पर नीचे की तरफ कितना लग रहा है न्यूटन्स में? डायरेक्ट वैल्यू बताना। 1 kg. सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। 50 न्यूटन। सर विजिबल है। कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। Visible है sir. 10 न्यूटन। और उसमें ये एक अलग रस्सी है बेटा, इसमें कितना टेंशन लग रहा है? 10 न्यूटन। अरे ना, बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है कम तो 10 न्यूटन लगता है। अभी बॉडी मूव कर रही है तो टेंशन हमको नहीं पता। नहीं पता। तो पता है अभी क्या हमको टेंशन? No, sir. नो सर। तो क्या मान ले? T1। ठीक है। T1। अब ये जो 1 किलोग्राम वाली बॉडी है वो मूव किस साइड कर रही है? अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन वाले को ज्यादा मानते हुए, माइनस नीचे वाला 10 इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी 1 इंटू नेट एक्सेलरेशन। किस एक्सेलरेशन से ऊपर खींच रहा हूं मैं इन दोनों सिस्टम को? 10/3। 10/3 के उससे खींच रहा हूं। अब यहां से सॉल्व करके बता दो T1 की कितनी वैल्यू होगी? 40/3. सर नीचे की तरफ जो 1 kg का
1 kg का नीचे की तरफ उसका खुद का वेट लगेगा, जिसकी वजह से सर जो नीचे की तरफ वेट लगेगा वो ऊपर वाले जो वेट है उसको भी तो जोड़ देंगे ना। क्या 4 kg वाला जो है उसका भी तो लगेगा सर। 4 kg वाला जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तब हम 4 kg वाले की बात करेंगे। अभी मैंने सिर्फ एक के देखो, फ्री बॉडी डायग्राम जब मैंने सिखाया था तो यही बताया था कि जब एक बॉडी को उठा के उसका डायग्राम बना रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ उसके पर लगने वाले फोर्सेस की बात करोगे। ठीक है, हमने देखा उस बॉडी पर एक अर्थ उसको नीचे की तरफ खींच रही है और उस बॉडी पर रस्सी के थ्रू एक टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है। किसके अलावा 4 kg वाला उस पर कुछ लगा रहा है क्या? रस्सी के थ्रू लग रहा है, पता नहीं कितना लग रहा है, क्या लग रहा है नहीं पता, हमने मान लिया T1। डायरेक्टली इस बॉडी के ऊपर और कोई फोर्सेस हैं तो दिख रहे हैं आपको? नो सर। नहीं, इस पर कोई फोर्सेस और नहीं दिख रहे हैं, 2 ही मुझे दिखे। अगर आपको कोई तीसरा फोर्स दिख रहा है वो भी बता दो और उसको हम सॉल्व कर देंगे। समझ में आई बात क्या? यस सर। यस सर। तो 40 Yes, बाई sir. 3 न्यूटन हो। अब देखो किसने पूछा था वैसे मुझसे, जल्दी बताया करो बेटा, टाइम नहीं है इतना। अब ये 4 kg वाले पे बात करेंगे। 4 kg पर एक उसका खुद का वेट किधर लगेगा बेटा? डाउनवर्ड। कितना? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। और एक ये रस्सी भी तो, जो नीचे वाली रस्सी है उसके थ्रू भी तो एक लगेगा। यस सर। क्या नाम Yes, होगा उस sir. फोर्स का? 40 T1 T1 कितना लगेगा? वैल्यू पता है हमको? T1 40/3 ये 2 फोर्सेस नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ भी तो फोर्स लगेगा इस वाली रस्सी से। यस सर। क्या मान ले इसका टेंशन? T2 T2 और कोई फोर्सेस दिख रहे हैं क्या? सर हाँ, तो अब बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, मानते हुए ऊपर वाला फोर्स हम ज्यादा रखते हैं, मानते हुए। हाँ बेटा, सर वो 1 किलोग्राम का इसका 10 न्यूटन नहीं लगेगा? बेटा 1 किलोग्राम का 10 न्यूटन जो भी लग रहा है वो उस Yes, रस्सी के थ्रू होते हुए लग रहा है। तो जो रस्सी डायरेक्ट उस 4 किलोग्राम के कांटेक्ट में है वो लग जाएगा इस 4 किलोग्राम पर। क्या बोला मैंने? कि जो भी उसका 1 किलोग्राम का होगा रस्सी के थ्रू लगेगा, और रस्सी के थ्रू कितना टेंशन है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और वो कितना लगा रही है वो ऑलरेडी हम डायग्राम में लिख चुके हैं, 40/3। अब दोबारा से हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब रस्सी ने खुद टेंशन दे दिया है उसको। बात समझ में आई क्या? तो वो 1 Yes. किलोग्राम का जो भी भार होगा, वेट होगा, जो उसमें टेंशन जनरेट होगा, वो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं कि भैया उसके थ्रू जो भी बल लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है, वो इस रस्सी के थ्रू टेंशन लग रहा है T1, जिसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं 40/3। दोबारा उसके ऊपर टेंशन लेने की, परेशान होने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट कितने फोर्सेस लग रहे हैं बस इस एक 4 किलोग्राम की बॉडी को तुमको देखना है, और देखना है उस पर डायरेक्ट कौन कौन से फोर्स एक रस्सी के थ्रू लग रहा है। अब रस्सी में कहां से आ रहा है फोर्स? जाहिर सी बात है 1 किलोग्राम का बॉडी लटकाओगे तभी उस रस्सी में टेंशन आ रहा है, तभी वो टेंशन की वजह से लग रहा है फोर्स। अब तुम बताओ कि अगर मैं उस 1 किलोग्राम वाले बॉडी को हटा दूं वहां से और रस्सी लगी रह जाए, तब कोई टेंशन आएगा क्या बेटा उसमें? नो सर। नहीं। जब नहीं आएगा उसका, तो हमको समझ में आएगा कि 1 किलोग्राम जो भी लगा रहा है जोर, जो भी फोर्स लगा रहा है, वो टेंशन के थ्रू हमने लगा दिया। अगर वो 1 किलोग्राम नहीं होता तो उस रस्सी को लगे रहने से हमें कोई फायदा, कोई फर्क नहीं पड़ने। तो हमें दूसरे फोर्सेस का काउंट नहीं करना। जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे सिर्फ उसी बॉडी को पकड़ेंगे और उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को देखेंगे। अभी समझ में आई बात क्या? देखो सारे बच्चे तो आंसर भी निकाल दिए, बहुत अच्छे। एग्जाम में नहीं करते, बस यहीं पे लगाते हो। चलो ऊपर की तरफ 10। अच्छा, ऊपर की तरफ वाला T2, नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्सेस लगा दूं? माइनस 40 न्यूटन और फिर एक और लग रहा है माइनस 40/3 न्यूटन। नेट फोर्स। नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं? 4 और इसका एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन किधर है, किधर जा रहा है वो, कितने स्पीड से? हाँ वेरी गुड। किधर? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ?
Upward. ऊपर की तरफ। तो g/3 मतलब 10/3 यस सर। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 40/3 हो जाएगा क्या? Yes, sir. यस Yes. सर। यहाँ से T2 सारा सॉल्व करके बता दो। 80/3 प्लस 40 120/3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 200/3। 200/3। तुम लोगों को समझ में आया क्या करना है? माथा पच्ची ये यस Yes, सर। हाँ, मजेदार Yes, चीज है ये इक्वेशन बनाना। इसमें तो सबसे ज्यादा मजा आना है। टेंशन हो गया। क्या बेटा? सर टेंशन ही हो गया। टेंशन हो गया। हाँ। सर वो एग्जाम में सर इसलिए अगर ये नहीं होती, सर के ऊपर एक्सेलरेशन अलग नीचे की टेंशन हो तरफ गया। होता, क्या बेटा नीचे की तरफ होता क्या? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता तो वो भी माइनस करवा में देते लेते। हैं अभी। हाँ, एक हम क्या बोल रहे हो आप? सर आपने अभी कहा ना कि यहाँ पे हो जाते हैं, एग्जाम में नहीं होते, तो एग्जाम में एक अलग टेंशन लगी होती है ना दिमाग पे, तो फॉर्मूले वगैरह कॉन्सेप्ट बाहर निकल जाते हैं गलती से। चलो सर। अगर नीचे की तरफ लगता, वेरी गुड, अगर नीचे की तरफ लगता तो तुम क्या करते? नीचे वाला फोर्स ज्यादा मान, देखो ज्यादा मान करके चल रहे हो तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सही आए। जो तुमने माना है वो गलत भी आ सकता है, तो उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होगा, तुम्हारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो जब तुम्हारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा तो तुम कहो, नेगेटिव आ गया, सुन लो, नेगेटिव आंसर आ गया तो नेगेटिव मार्क भी हो जाएगी। नहीं, नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो तुमने माना था डायरेक्शन, या जिसको माना था कि ये वाला ज्यादा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाला इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो तुम्हारा मानना गलत हुआ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअली में लग रहा है। कैसे होगा, क्या हुआ? अभी कोई टेंशन नहीं। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि यही सेम क्वेश्चन जो मैंने कराया है उसमें, चलो इस क्वेश्चन में नहीं कराएंगे, दूसरे पार्ट में। अच्छा, नेगेटिव वाली तो बात हो गई, उसमें करना कुछ नहीं। कहीं भी कुछ भी मान लो कि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, कभी कभी तो नहीं दिया रहेगा, लेकिन कभी कभी दिया रहेगा। और जब नहीं दिया रहेगा तो कहीं भी मान लो और उसी हिसाब से आंसर सॉल्व कर दो, सब लगा दो, सारा कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजी लगा दो। जब तुम ये कर दोगे तो अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आए तो जो तुमने डायरेक्शन मानी थी सही मानी, और अगर आंसर नेगेटिव आए तो जो तुमने डायरेक्शन मानी थी एक्चुअल में वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब बात करते, किसी बच्चे ने कहा सर नीचे की तरफ होते, तो अब अगर नीचे की तरफ होते तो ये 10 वही रह, 10 वाले नीचे वाले को मैं ज्यादा मानता, क्योंकि नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो मैं कहता ये नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, तो मैं लिखता 10, और ऊपर वाला फोर्स कम है और अपोजिट में है तो -T1 इज इक्वल्स टू मास लेता 1 और एक्सेलरेशन लेता 10/3, तब ये इक्वेशन बनती। करेक्ट है बात? किसने पूछा था ये? मैंने सर। मेरी क्लास में मैंने अलाउड नहीं है सर सार्थक। तो सार्थक यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी थी? T1 - 10 इज इक्वल्स टू 10/3, और अगर वो नीचे जाता तब इक्वेशन क्या बनती सार्थक? सर एक बार और बता दो सर। अगर ये नीचे की तरफ जाता, बहुत से बच्चों को क्वेश्चन होगा कि मान लो ये g/3 ऊपर ना होता, g/3 नीचे होता, इफ, चलो मैं करवाई देता हूँ कि अगर मेरे पास एक सिस्टम ऐसे होता, और वही सेम चीज कर रहा हूं मैं, और मैं कह रहा हूं कि ये 4 किलोग्राम की बॉडी है, ये नीचे की तरफ जा रही है g/3 से, और इसमें टेंशन लग रहा होगा T, और इसका खुद का वेट कितना होगा? 40। करेक्ट? यहाँ तक बात सही है? हाँ, यस सर। अब नीचे की तरफ है तो ये नीचे वाला फोर्स ज्यादा, मान लो कि ये ज्यादा है तो इसको पहले लिख लेंगे, और ये T उसके अपोजिट में लग रहा है तो -T इज इक्वल्स टू नेट फोर्स। करेक्ट? यस सर। नेट फोर्स क्या होता है? सर लेकिन नीचे की तरफ जाएगी सर तो खींचेगी नहीं तो फिर टेंशन कैसे लगेगा? हाँ, नीचे की तरफ जाएगी तो रस्सी पे टेंशन कैसे लगेगा? वो तो खींचेगी नहीं ना सर। क्यों नहीं खींचेगा? मास से खींचेगी सर। भाई मास तो नीचे की तरफ खींचेगा, टेंशन ऊपर की तरफ खींचेगा। रस्सी में टेंशन वही है Yes, सर। sir. ऐसे होता है ना कि जो जिस बॉडी के साथ रस्सी Yes, है sir. attached, वो बॉडी हाँ। नीचे जा रही है। अब तुम अपने हाथ को मैं पकड़ लो ये सिस्टम, और उसके बाद g/3 से एक्सेलेरेशन से नीचे लेते जाओ, g एक्सेलेरेशन से मत लेते जाओ, ऐसे g/3 एक्सेलेरेशन नीचे लेते जाओ, तो बिल्कुल रस्सी में टेंशन होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, तुम अगर इस चीज को पूरा ड्रॉप कर देते हो ना, बिल्कुल फ्री फॉल कर देते हो, तब कोई टेंशन नहीं लगेगा, तब टेंशन 0 होगा। लेकिन तुम अपने हाथ से पकड़ के नीचे ले जा रहे हो g/3 से, तब टेंशन लगेगा। पता नहीं कितना लगेगा, अभी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। ये क्या पूछ रहे थे? यही पूछ रहे थे? क्या समझ में आया? सर नेट आगे सर। हाँ,
चलो अब नीचे की तरफ 40, ऊपर की तरफ t, और नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 4, और एक्सेलरेशन किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है 10/3 10/3 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 10/3 40/3। सर मतलब नीचे जाएगा तो साइन नहीं लगाएंगे क्या माइनस का? नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ ज्यादा साइन नहीं देखते हैं, हम आसानी के लिए, कन्वेंशनल के लिए इधर वाले को, नीचे वाले को कह रहे हैं ज्यादा है, बड़ा है, तो उसको पहले रख के पॉजिटिव रख के मानते हैं, और टी उसके अपोजिट में जा रहा है तो ऊपर रख करके नेगेटिव रख के मानते हैं। बाकी तुम नीचे वाले को नेगेटिव लेना चाहो और ऊपर वाले को पॉजिटिव लेना चाहो और वो सिस्टम लगाना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं कि भाई नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ ज्यादा मान के 40 पॉजिटिव मान लिया, और उसके अपोजिट में नेगेटिव टी अपोजिट में लग रहा है तो माइनस टी मान लिया। और फिर इसके बाद नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। मास उसका 4 है और नेट एक्सेलरेशन उसका g/3 है, मल्टीप्लाई करके 40/3 हो जाए। बाकी तुम आप कहना चाह रहे हो कि सर हम इधर नीचे जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में माइनस लगाने, यही कहना चाह रहे हो ना आप? ये सर एक्सेलरेशन का बोल रहा था मैं, एक्सेलरेशन। हाँ, कि वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव होना चाहिए था, ये कह रहे हो? हाँ -g/3। हाँ हाँ, बात सही है तुम्हारी, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो ना इसलिए नहीं बता रहा, वो लंबा पड़ जाएगा, वो थोड़ा सा बिला वजह का आप लोगों का बढ़ाएगा, लेंदी करेगा, डिफिकल्ट करेगा, इसलिए हम आसानी के सर लिए। सबका हमें साइन लेना पड़ेगा ना, ये 40 माइनस में लेना पड़ेगा हाँ, फिर 40 माइनस में लेना पड़ेगा, टी पॉजिटिव लेना और ये पड़ेगा। t प्लस में। हाँ हाँ ओके सर। हाँ हाँ, तो फिर वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, इस वजह से वो नहीं करवाते हैं। ठीक है बेटा? ये सर काइनेटिक थ्योरी कब से करेंगे? क्या बेटा? काइनेटिक थ्योरी चैप्टर एटीजी आगे आएगा। सर, काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात कर रहे हो ना? हाँ सर। हाँ हाँ, एटीजी कराएंगे आगे। अब यहाँ से टी को सॉल्व करके बताओ कितना हो जाएगा, 40 माइनस 40/3 कितना हो जाएगा, 120 माइनस 40/3 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 80/3 80/3 न्यूटन का आ जाएगा। बात समझ में? और यहाँ पर जब वो ऊपर जा रहा था तब कितना आ रहा था टेंशन? अच्छा, तब ये अलग ही कंडीशन, नहीं नहीं, अलग कंडीशन। समझ में आई बात क्या? यस सर। यस सर। Yes, अब जैसे कि ये 17 क्वेश्चन दिया है, करो। अब बॉडी ऑफ मास 8 किलोग्राम की बॉडी जो है वो लटक रही है दूसरी बॉडी 12 किलोग्राम के साथ, और दोनों कॉम्बिनेशन को उठाया जा रहा है, खींचा जा रहा है ऊपर, किस एक्सेलरेशन से? 2.2 एक्सेलरेशन से, और टेंशन आपको बताना है T1 कितना होगा। हो जाएगा क्या? सर अभी करना है? हाँ, 2 मिनट का टाइमर दे रहा हूँ, हो जाएगा क्या? चलो करो फटाफट, ट्राई करो, जल्दी से करो। सर आज कोई टॉपिक नहीं करेंगे? क्या बेटा, क्या कह रहे हैं? सर आज सिर्फ एक्सरसाइज वगैरह करेंगे हमारे पास। ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज के थ्रू ही टॉपिक है। ये टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाइंग एनएलएम। पहले तो आपने एनएलएम पढ़ाया मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और अब एनएलएम पढ़ाऊंगा विद एक्सेलरेशन, ये आपको सारा पढ़ा है। अगर टॉपिक कहोगे तो मैं एक टॉपिक अभी पढ़ा दूंगा, कंस्ट्रेंट मोशन वाला, या तो पढ़ा दूंगा, या तो मूविंग फ्रेम वाला भी एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन उन टॉपिक्स को समझने के लिए ध्रुव बेटा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जो अभी हम पढ़ रहे हैं एनएलएम इन एक्सेलरेशन, जो हम पढ़ रहे हैं बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एनएलएम इन इक्विलिब्रियम तुम लोग समझ गए हो, एनएलएम इन एक्सेलरेशन स्ट्रांग कर लोगे ना तो फिर बाकी टॉपिक्स आसान हो जाएंगे, क्योंकि ये बेस है, और इसमें जितना टाइम लगाओगे, जितना स्ट्रांग करोगे, बाकी सारी चीजें पूरे 12th क्लास तक काम आने वाली। इसीलिए थोड़ा सा हम एक्सरसाइज ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और एक्सरसाइज के थ्रू सिखा रहे हैं तुमको। तो ये मत सोचो कि आज का क्लास वेस्ट है, आज का क्लास सबसे ज्यादा नहीं सर, वैसा नहीं सर, वेस्ट नहीं। बेटा 2 न्यूटन कहाँ से आने? अच्छा 2.2 है एक्सेलरेशन सुजल, ठीक है, 240 आ रहा है, लेट्स सी। चलो मैं 2 मिनट का टाइमर दे रहा हूँ, करो फिर।
अच्छा तुम लोग ऑप्शन नंबर 2 बोल रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, गुड गुड। एक काम क्या करो, मेरी क्लास में ना ऑप्शन ABCD बोला करो, वरना मैं नंबर समझने लगूंगा। ठीक है, लेट्स सी क्या कहता है। ओके चलो, इस पहली वाली बॉडी 8 किलोग्राम वाली बॉडी पे लगाते हैं। 8 किलोग्राम वाली बॉडी का अपना खुद का वेट होगा कितना नीचे की तरफ? 80 न्यूटन। ऊपर की तरफ टेंशन T2। मूव किधर कर रहा है ये? अपवर्ड। ऊपर वाला जो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन वाला उसको ज्यादा मानते हुए T2 और 80 उसके अपोजिट में लग रहा है। -80 इज इक्वल्स टू नेट फोर्स। नेट फोर्स होता है मास 8 का, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है। इन्होंने बोल रखा है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से? पूरा सिस्टम 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन, तो 2.2 से जा रहा है। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 16.4 हो जाएगा, और ये T2 माइनस 80 हो जाएगा। एड अप करूंगा तो T2 आ जाएगा 96.4 न्यूटन। अब 12 वाली बॉडी पे लगाऊंगा, ये 8 वाली बॉडी पे था, अब 12 वाली बॉडी पे लगाऊंगा। 12 वाली बॉडी पे टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी 96.4 न्यूटन नीचे की तरफ, इसका अपना खुद का वेट 120 न्यूटन नीचे की तरफ, और इस पर ऊपर लगने वाला टेंशन T1 ऊपर की तरफ। सही है क्या? सर ऊपर 7.6 नहीं आएगा? अच्छा 17.6 होगा। 8 दूनी है 17.6 क्या? 8 17.6 मल्टीप्लाई 2.2। 2.2 है ना? यस सर, अच्छा 2.2 हाँ, मल्टीप्लाई सर 17.6 17.6 होगा। हाँ चलो चलो सॉरी 70, वेरी गुड शाबाश। तो ये 97.6 होगा, और फिर उसके बाद ये 97.6 होगा, और फिर अब इसमें इक्वेशन बना दो। ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा मानो, माइनस नीचे के ये दो फोर्स, माइनस 120 माइनस 97.6 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 12 इंटू 2.2। बस सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? $120 प्लस 97.6, ये हो गया, और ये हो जाएगा प्लस 12 इंटू 2.2, 244 आ रहा है। सही किया ना हम लोगों ने? 120 नीचे लग रहा है, और T2 97 का सही किया। पहले इसमें देख लूं मैं, T2 माइनस 80 बराबर 8 इंटू 2.2। सर मेरा 244 न्यूटन आ रहा है। हाँ 244 न्यूटन आ रहा है ना? एक मिनट, मुझे लग रहा है इन्होंने 9.8 ले लिया है, लेकिन देखते हैं एक मिनट। इन्होंने 9.8 ले लिया लग रहा है, जी की वैल्यू इसी वजह से। ये सर ऐसा ही होगा। हाँ 96 यहाँ पे आ रहा है, और फिर उधर देखते हैं। और ये कितना था भाई? 12 इंटू 2.2। हाँ बेटा, तो हमने यहाँ पे जी की वैल्यू 10 ली है, लेकिन आपको 9.8 लेंगे तो ये सॉल्व होकर के 240 न्यूटन आ जाएगा। ये मैंने चेक कर लिया है। और अगर 10 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 244 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? सर Yes. मतलब जी की वैल्यू क्या ले, 9.8 या 10? अब यहाँ पे हम जनरली 10 लेते हैं, 10 आ नहीं रहा है, तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि भाई ये 9.8 लिया होगा, 9.8 लेके सॉल्व कर दिया, 240 आ सर गया। मतलब न्यूमेरिकल वाला होगा जिसमें ऑप्शन ना हो। हाँ आप 10 लेके जनरली करना, अगर नहीं हो रहा है तो आप समझ जाना कि 9.8 भी लिया हो। आसपास आंसर्स दिख रहे हैं मुझे, मैं यही करूंगा, आप भी यही करो। नहीं सर, जिसके अंदर ऑप्शन ही ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन था नहीं ना, 244 ऑप्शन था क्या? नहीं था नो ना? सर, मतलब इसमें No, sir. 240 था ना। नो सर। आपने 10 लिया, हमने 10 लिया, आंसर नहीं आ रहा था। आंसर कितना आ रहा था? 244 के आसपास आ रहा था। तो एक कॉमन सेंस इंसान लगाता है कि हमने 10 लिया है, हो सकता हो इसने 9.8 लिया हो, तो इस वजह से आसपास का आंसर 240
आ जाना चाहिए। तो वो हमने एक बार फटाफट कैलकुलेट करके देख लिया, कोई बहुत बड़े मुश्किल चीज नहीं है कैलकुलेट करना, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके देखा। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमें 9.8 लेना चाहिए जनरली या 10 लेना जनरली चाहिए? अगर हमें जनरली हाँ, एनएलएम्स के क्वेश्चन में जनरली 10 लिया करें अगर आप ये पूछो, ठीक है। ओके सर। हाँ, आप हमेशा जितने भी सर, क्वेश्चन अभी जैसे- तक किए हमने 9.8 लिया क्या कहीं पे भी? नहीं लिया। नो सर। हमेशा 10 लिया है, हमेशा आंसर आया। कभी कभी ऐसा होगा नहीं आएगा, उन्होंने 9.8 लिया होगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप भी वही कर देना, कोई इतना इशू, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हो जाएगा सर- क्या? हाँ बेटा। सर जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन ही थी 240 की, तो अगर यहाँ पर जैसे हमारा 244 आया, तो अगर दो ऑप्शन होती हैं, एक होती है 240 और एक होती है 245, तो फिर 9.8 से 9.8 वैल्यू डाल के रिकैलकुलेट कर लें। अगर 240 और 244 दो आंसर्स होते, ये कह रहे हो कि 240 और 245? जैसे दो ऑप्शंस आ गई ना, तो उसमें से एक ऑप्शन आ गई 240, एक आ गई 245, तो फिर हम वैल्यूज रिकैलकुलेट करके करें आगे से? रिकैलकुलेट। इट्स ऑलवेज बेटर टू रिकैलकुलेट हमेशा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लोगे। 18th क्वेश्चन, दो ब्लॉक हैं 8 किलोग्राम के, 5 किलोग्राम के, और वो एक हैवी रोप से, रोप का मासलेस नहीं है, 3 किलोग्राम की रोप से कनेक्टेड है। ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 180 न्यूटन का, जैसा कि दिखाया गया है। टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट पी पूछा गया है, पी पॉइंट पर टेंशन आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है वेरिएबल टेंशन का है, ठीक है, वेरिएबल टेंशन का। वेरिएबल टेंशन अभी पढ़ाया नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आपको करना नहीं है। ऐसे ही करने को कहता हूं मैं कि अरे ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है कैसे, तो इसको रोकना है। या तो मुझसे सोल्यूशन में पूछोगे, या तो मुझसे अपकमिंग क्लास में पूछोगे। कोई बहुत बड़ा नहीं है इसमें, बस ये करना होता है, मास पर यूनिट लेंथ लेना होता है, फिर उस हिसाब से ये चीजें करनी होती है। तो बहुत बड़ी चीज नहीं, ठीक है। मतलब हो सकता है तुमको बड़ी लगे, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मास पर यूनिट लेंथ इनटू डिस्टेंस, फिर उसके बाद उस हिसाब से थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगाना होता है बस, और बहुत ज्यादा चीजें नहीं। बात समझ में आई क्या? यस सर। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? या आपके मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस हो पाएंगे अब आपसे ऐसे? यस सर। चलो, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया, ये भी आप करना, ठीक है, ये भी आप क्वेश्चन करना। अब मैं वेइंग मशीन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो, वेइंग मशीन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप वेइंग मशीन पे खड़े हो और वेइंग मशीन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, या वेइंग मशीन जो है नीचे की तरफ जा रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप अपनी वेइंग मशीन उठाओ, ले जाओ लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट के अंदर अपनी वेइंग मशीन पे खड़े हो जाओ और लिफ्ट को ऑन कर दो। अब अगर आप वेइंग मशीन की रीडिंग देखोगे ना, तो वेइंग मशीन की रीडिंग आपको चेंज होती हुई दिखेगी। किसी केस में आपको ज्यादा दिखेगी, किसी केस में आपको कम दिखेगी। अगर बात करें हम, नहीं दिखेगी आपको, ऐसा दिखेगी। हो सकता हो कि बीच में जब आप पहुंचो, अपने जर्नी के बीच में पहुंचो, तो हो सकता हो वेट आपका फिक्स हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, लेकिन आपको अपना वेट चेंज होता हुआ दिखेगा, जरूर दिखेगा। अब वेइंग मशीन के केस में होता क्या है कि वेइंग मशीन काम करता है किसके बेसिस पर? वेइंग मशीन काम करता है नॉर्मल रिएक्शन के बेसिस पर, कि जितना आप इसके ऊपर एक्शन लगाओगे उतना ही वो आपके ऊपर रिएक्शन लगाएगा, और जितना आप एक्शन लगाओगे वेइंग मशीन के ऊपर, उतना ही वो मेजर करके बता देगा कि ये लड़का मेरे ऊपर इतना एक्शन लगा रहा है, तो मैं अपनी रीडिंग बता दूंगा कि भैया 70 किलोग्राम फोर्स का वेट है इसका। तो हमें ये पता तो नहीं रहता है कि हमने इसके ऊपर कितना एक्शन लगाया, लेकिन हम ये कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं कि कितना रिएक्शन लगा। तो जितना रिएक्शन आपके ऊपर लगेगा उतना ही उसने एक्शन लगाया होगा, और उतना ही वेइंग मशीन की रीडिंग होगी। ये छोटा सा कॉमन सेंस कह सकते हो लगाते हैं हम यहाँ पर, और कैलकुलेट करते हैं चीजों को। हुआ क्या यहां पर कि हमने एक लिफ्ट को लिया और लिफ्ट में एक वेइंग मशीन लगा ली, और वेइंग मशीन पर मैं खड़ा हो गया, ठीक है। अब होगा क्या कि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी। मान लेते हैं वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है g/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तब आपको बताना है कि सर
कितना रिएक्शन फोर्स होगा, कितना एक्शन फोर्स होगा, और एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं। अगर रिएक्शन पता चल गया मतलब एक्शन पता चल गया, एक्शन पता चल गया मतलब वेइंग मशीन की रीडिंग पता चल गई। बात समझ में आई क्या तुम लोगों को? Yes, sir. बस इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल पहले तरीके से बताया। हुआ क्या भाई, मैं इस लड़के के ऊपर जो लिफ्ट के अंदर है उसमें लगा रहा हूं सारे के सारे फोर्सेस। अच्छा जी बेटा, कौन कौन से फोर्सेस होगा? इस लड़के का अपना खुद का वेट होगा। मान लेते हैं ये लड़का है 70 किलोग्राम का, मास इसका 70 किलोग्राम है। तो अब आप मुझे बताइए इस लड़के का अपना खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा? 700 और Newton. जो वेइंग मशीन है वो रिएक्शन फोर्स लगा रही है, मुझे नहीं पता कितना रिएक्शन फोर्स लगा रही है, मान लेते हैं कितना रिएक्शन फोर्स लगा रही है, आर। करेक्ट? यस सर। Yes, sir. और ये पूरा सिस्टम, ये लड़का एक्चुअल में फाइनली नेट किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और कितने एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है? किस डायरेक्शन में? अपवर्ड। Upward direction. ऊपर वाला फोर्स ज्यादा मानते हुए, आर ज्यादा मानते हुए, नीचे वाला उसके अपोजिट आर में लग रहा है तो माइनस लगाया। कितना है नीचे वाला फोर्स इस लड़के के ऊपर? 700 इज इक्वल्स टू नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। मास कितना है इस लड़के का? 70। और एक्सेलरेशन कितना दिया है इस लड़के को हमने? g/2 यानी कि 5। अबे यार, तो 7 5 का कितना हो जाएगा? 350 न्यूटन। और R इज इक्वल -700 होगा। तो R इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करके कितना हो जाएगा? 1050 न्यूटन, यानी कि 105 किलोग्राम फोर्स। यानी कि अगर मैं 70 किलोग्राम का हूं और मैं एक लिफ्ट में जाता हूं, जो लिफ्ट g/2 यानी कि 5 के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो वेइंग मशीन जो मैं लिफ्ट में ले गया था वो मुझे 105 किलो का दिखाई दे। लड़कियां तो परेशान हो जाएंगे, इतना भारी। लेकिन नहीं, मैं तो नहीं परेशान होऊंगा। मैं तो भाई ठीक है 105 किलोग्राम का है, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे पता है, मैं फिजिक्स पढ़ा हुआ हूँ। मैं तो कहूंगा कि कोई बात नहीं भाई, ये तो गलत बता रहा है मुझे, और जब मैं अपना वापस अर्थ पे जाऊंगा तो वो तो इतना ही रहेगा जितना मेरा वेट है। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. यही सेम काम करो बेटा, यही सेम काम करो। एक लिफ्ट लो और लिफ्ट में वेइंग मशीन ले जाओ अपने साथ, और मैं तुमको बता दे रहा हूं कि ये जो लिफ्ट है g/3 से नीचे की तरफ जा रही है। अब जरा मुझे बताओ कि जो लिफ्ट में वेइंग मशीन होगी वो कितनी रीडिंग बताएगी आपको? कैलकुलेट सर करो। जो हमारा वेट है उससे कमी बताएगी। हैं? कमी बताएगी। वेरी जो गुड, भी- शाबाश, बहुत अच्छे। इस मैं वही सेम आदमी हूं, मेरा वेट 70 किलोग्राम है। चलो बताओ, करो कोशिश। 70 पे सर वो होगा मेरे हिसाब से, 70 किलोग्राम है ना, तो उसका 64 या 65 तक आ जाएगा। लेट्स सी, कैलकुलेट, टेल मी। इस बार एक्सेलरेशन थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, वैल्यू कम आएगी बिल्कुल। जाहिर सी बात है, जब हम लिफ्ट में नीचे जाते हैं तो हल्का फील करते हैं कि भारी फील करते हैं? हल्का हल्का. सर। ठीक है, विशाल ने हल्का। बोला mg-g/3। हाँ वेरी गुड, विशाल का कैलकुलेशन सही है। क्या है, इस लड़के को देखते हैं। ये लड़का नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है इस पर 700 न्यूटन, ऊपर की तरफ लगेगा उसका अपना खुद का रिएक्शन, और इन दोनों का मिलाकर नेट फोर्स आ रहा है नीचे की तरफ g/3 एक्सेलरेशन से। चलो ठीक है, नीचे की तरफ ज्यादा मानते हुए इसको पहले पॉजिटिव ले लेता हूं, 700 माइनस ऊपर का फोर्स रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है? नेट एक्सेलरेशन। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, g/3 मतलब 10/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 700 माइनस 70/3। तो इसको सॉल्व करके तुम लोग बताओ कि कितना आएगा। 700 वॉइस इज ओकोइंग, हाँ 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 वॉइस हो रही है। 700 माइनस 70/3, इसको सॉल्व करके बताओगे तुम लोग। तो ये सॉल्व करोगे, 70 कॉमन ले लोगे तो 10 माइनस 1/3 हो जाएगा, और ये 70 इंटू 29/3 हो जाएगा। यही होगा ना? देख लो भैया, हो सकता हम गलत बता रहे हो।
676 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। 676.66666 आ रहा है, तो 676.67 न्यूटन, यानी कि 67 किलोग्राम फोर्स का। मैं हूं कितने का? 70 का। लेकिन जब वो वे लिफ्ट जाएगी ग्राउंड फ्लोर की तरफ g/3 एक्सेलरेशन से, तब मेरा वेट दिखाएगा कितना? 67.6 किलोग्राम फोर्स दिखाएगा। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? Yes, sir. इस तरीके से आप वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, जिसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंशियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट, और वो और अच्छा होगा दूसरे कॉन्सेप्ट्स को लगाने में। लेकिन ये जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ वेइंग मशीन के कॉन्सेप्ट को लगाने में सबसे अच्छा मामला होगा। बात समझ में आई क्या तुम लोगों को? Yes, sir. क्या बेटा? 700 minus r is equal to 70 into 10/3 नहीं आएगा? हाँ 700 अपॉन, हाँ ठीक है ये कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक गुड, तब भी सही आएगा। ये 700 माइनस ये 10/3, हाँ ठीक है, तो तुमने कैलकुलेशन पकड़ लिया, तब भी कम ही आएगा, लेकिन कितना आएगा हम देख लेते हैं। गुड 700 इंटू 2/3 466 आएगा बेटा। ये कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गई, मैंने गलत वैल्यू रख दिया, किसी स्टूडेंट ने सही बता दिया, एंड दैट्स इट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो भी होगा कैलकुलेशन, तुम लोग को पता है कि भाई इधर उधर का कैलकुलेशन एड अप करके जोड़ जाड़ के लगा के सही आ जाएगा। जो मैं कभी कभी इधर उधर लिख देता हूं, तो मेरा टेंशन नहीं लो, तुम लोग अपना सही करा करो। 467 न्यूटन आ जाएगा, यानी कि मुझे वो मशीन में 46 किलोग्राम का मैं दिखूंगा, इवन दो मैं 70 किलोग्राम का हूं। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तुम लोगों को पता है, मेरी क्लास में ऐसा होगा, तुम लोग बताते हो कि सर ये गलत लिख दिया, वो गलत लिख दिया। चलो अब एक क्वेश्चन एक और कर लो, फिर उसके बाद जाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये बल्ब लगाया जा रहा है 3 ब्लॉक्स पर, एक लगाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स 80 न्यूटन का। तो आपको बताना है टेंशन T1 और T2 कितना होगा। हो जाएगा क्या? क्या कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें? पहले उठाओ पहली वाली बॉडी, पहले सबचा इसमें सबसे पहले ये करेंगे हम कि इन तीनों को एक सिस्टम मानेंगे। तो जब हम पूरा एक सिस्टम मानेंगे, तो इन तीनों का टोटल मास कितना हो जाएगा बताना जरा? 10 kg। 10 kg। अब होगा क्या कि इस पूरे सिस्टम पर, ये तीनों का एक सिस्टम बना रखा है मैंने, इस पूरे सिस्टम पर 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और तीनों का मिला के मास कितना है? 10 kg। तो फोर्स इज इक्वल्स टू होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। पूरे सिस्टम पर फोर्स कितना है? 80। पूरे सिस्टम का मास कितना है? 10। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 8 मीटर। अब हमको पता है कि ये पूरा सिस्टम 8 के एक्सेलरेशन से राइट साइड में, ऐसा ही होगा ना? अगर आप एक बॉक्स के पीछे दूसरा बॉक्स के पीछे तीसरा बॉक्स रस्सी से जोड़ के अगर मूव करोगे, तो ऐसा थोड़ी है कि एक बॉक्स ज्यादा एक्सेलरेशन चलेगा, दूसरा कम से चलेगा, तीसरा। भाई जितने से खींचोगे तीनों के तीनों सेम साथ सेम एक्सेलरेशन से चलते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही होता है ना? कि कुछ और होता है आपके यहाँ? हमारे साथ ऐसा ही होता है भाई, एक बॉक्स के पीछे दूसरा बॉक्स जोड़ दो, तीसरा बॉक्स जोड़ दो, और आगे एक रस्सी से पकड़ के खींचते जाओ, तो तीनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे, साथ साथ पोजीशन चेंज होगा, साथ साथ वेलोसिटी सेम होगी, और साथ साथ उनका एक्सेलरेशन भी होगा। भाई एक ट्रेन है, ट्रेन के पीछे हमने दूसरा कोच, तीसरा कोच, चौथा कोच जोड़ दिया है, आगे वाला जो ट्रेन का इंजन है वो आगे लेके जा रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि B1 कोच जो है 10 के एक्सेलरेशन से चल रहा है और B3 कोच जो है 4 के एक्सेलरेशन से चल रहा है, ऐसा नहीं है, सेम से ही चलेगा। तो इस वजह से हमने सेम नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकाला। अब पहला वाला भी 4 के एक्सेलरेशन से चलेगा, तो 2 kg वाला 8 के एक्सेलरेशन से। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को क्या, कि फिर से समझाऊं ये बात? आ गई सर। हाँ, ये पहला वाला 2 kg वाला किधर चल रहा है? 4 के एक्सेलरेशन, इसका नेट एक्सेलरेशन 4। अच्छा, इस पर राइट साइड में कितना फोर्स लग रहा है? सिर्फ 2 kg वाले पे ध्यान देके बताओ, इस पर हमने राइट साइड में कितना फोर्स लगाया? 80 न्यूटन। 80 न्यूटन। इतना डाउट क्या है तुम लोग को? और इसमें इस रस्सी में अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है क्या हमेशा टेंशन? Yes, sir. तो अवे फ्रॉम द बॉडी T2 लगा लो। दो ही फोर्सेस लग रहे हैं। हाँ बेटा, दो ही फोर्सेस, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड। हम मान रहे हैं राइट साइड चल रहा है, तो राइट वाला बड़ा मान करके पहले लिख लिया, और ये T2 अपोजिट में लग रहा है, माइनस T2 इज इक्वल्स टू नेट फोर्स। यही दो फोर्सेस का समेशन मिला। हाँ, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है भाई, देखो ईजान ने जवाब भी दे दिया, तो तुम लोग भी तो बताओ फटाफट।
अच्छा, तो इसका नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन कितना है 4, तो यहां से T2 सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 64 न्यूटन। 64 न्यूटन हो जाएगा। 80 में से वो जा रहा है ना, एक मिनट, सर एक्सेलरेशन 8 है। मैंने एक्सेलरेशन गलत ले लिया है, एक्सेलरेशन 8 का है, देखो मैंने 4 का ले लिया। हाँ, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 64। अब ठीक है ना, देखो यही सब होता है छोटा मोटा। अब ये 3 किलोग्राम वाली बॉडी पे लगाओ। अब बताओ 3 किलोग्राम वाली बॉडी पे 2 रस्सी जुड़ी है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट। सर इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। किसको? देखो T2 की वैल्यू 64 आ रही है। हाँ हाँ तो ऑप्शन में देखो 64 किस में आ रहा है। हाँ, वो भी कर सकते हो, वो तो करना ही है तुमको, वो तो आपको करना ही टाइम बचाने के लिए। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट सीख रहे हो ना, तो कॉन्सेप्ट आप सीखोगे। बिल्कुल तुमने सही कहा अमर कि तो जेईई मेंस में क्वेश्चन में टाइम बचाने के लिए ये काम तो करना ही करना है। वेरी गुड। चलो, अब इस पर 2 रस्सी लगी हुई है, एक राइट साइड में अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन T2 और एक लेफ्ट साइड में अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन T1। ठीक है, इसका मास कितना है 3। अब राइट साइड में चल रहा है तो राइट साइड वाले को हम ज्यादा मानेंगे। राइट साइड में कितना है टेंशन? T2 माइनस लेफ्ट साइड में कितना है? T1। इज इक्वल्स टू, यही 2 फोर्सेस लग रहे हैं और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। यही बात है ना? यस सर। टोटल नेट फोर्स आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 3 का, एक्सेलरेशन है 8 का। अब T1 की वैल्यू हमको पता है, T2 माइनस T1। T1 हम T1 की वैल्यू नहीं पता है, T2 की वैल्यू पता है हमको। तो 64 माइनस T1 बराबर 8 3 24। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा भाई? T1 कितना आ जाएगा फिर? 40 न्यूटन आ जाएगा T1 आपका। सर हाँ बेटा। सर यहाँ पे T2 की जगह 80 क्यों नहीं लिया? T2 की जगह 80 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 80 डायरेक्टली उस बॉडी पर नहीं लग रहा है, इस वजह से हम उस बॉडी पर डायरेक्ट लगने वाले फोर्स लगाएंगे। 2 किलोग्राम पर डायरेक्टली फोर्स जो लग रहे थे उस पर, वो हम देखेंगे कौन कौन से लग रहे। 3 किलोग्राम वाली बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे थे? एक टेंशन T2 राइट साइड में, दूसरा टेंशन T1 लेफ्ट। अब जो 80 न्यूटन का इफेक्ट है, असर है, जो भी चीज है, वो पास होते हुए T2 में आएगा और वो इफेक्ट T2 में जितना पहुंचेगा वो हम लगा देंगे 3 किलोग्राम की बॉडी पर। अगर हमने 80 न्यूटन लगाना बंद कर दिया तो T2 में कुछ इफेक्ट आएगा क्या? वो बॉडी मूव करेगी क्या? कोई फोर्स लगेगा क्या? कोई टेंशन लगेगा क्या? नो सर। तो वो इफेक्ट वहां तक पहुंच जाता है। 80 न्यूटन वाला जो आपने फोर्स लगाया वो पास ऑन हो जाता है, लेकिन कितना पास ऑन हुआ, क्या पास ऑन हुआ? वो डायरेक्टली उसके ऊपर T2 फॉर्म में पहुंच गया। अब वो T2 कितना है वो हम निकाल चुके हैं, वो हमने लगा दिया। तो अब हर जगह 80 न्यूटन हर बॉडी पे नहीं लगाना है, किसी एक बॉडी को उठाएंगे और उस पर जो डायरेक्ट लगने वाले फोर्सेस हैं उसको डायग्राम में बनाएंगे और उसके थ्रू इक्वेशन बनाएंगे। अभी पीछे भी किसी ने सवाल पूछा था कि जो नीचे 1 किलोग्राम वाली बॉडी है उसका वेट, नहीं बेटा, रस्सी से थ्रू जो पहुंच गया है वो बस वही लगाना है। अब ये कितना है उसका वेट, वो डायरेक्टली इस पर नहीं लग रहा है, वो नहीं लगाना है। तो इसीलिए हम अलग अलग बॉडी को निकालते हैं और उस पर लगने वाले फोर्सेस देखते हैं। इस पर कितना डायरेक्टली लग रहा है राइट साइड में, इस पर कितना लेफ्ट साइड में लग रहा है, वो सारी चीजें हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आई क्या तुम लोगों को? यस सर। कभी भी ये मत करो कि उधर लग रहा है 80 न्यूटन, नहीं, उसका नहीं। आप एक बॉडी को पकड़ रहे हो, उस पे कौन कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं डायरेक्टली लगते हो, उसी को कैलकुलेट, क्योंकि वो 80 न्यूटन का इनडायरेक्ट वो ट्रांसफर होके, ट्रांसमिट होके टेंशन T2 में पहुंच जाएगा, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं। करेक्ट है बात? यस सर। चलो बेटा, बस ये देखो, ये भी क्वेश्चन करना, ये भी उसी बेसिस पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे, इस पर M2G लगेगा नीचे की तरफ और टेंशन T लगेगा ऊपर। यहाँ पे टेंशन T लिखूं, T1 लिखूं, T2 लिखूं? T। क्यों? स्ट्रिंग सेम है क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। अब इसका मान लो मोशन नीचे की तरफ हो रहा है A एक्सेलरेशन से, तो एग्जैक्ट सेम एक्सेलरेशन से ये भी ऊपर आएगा, क्योंकि जिस स्पीड से एक रस्सी इस साइड बढ़ेगी उसी स्पीड से रस्सी दूसरी साइड घटेगी। तो जितना इसका वेलोसिटी होगा उतना इसका वेलोसिटी से ऊपर आएगी, जितना इसका एक्सेलरेशन होगा उतने एक्सेलरेशन से दूसरी रस्सी ऊपर आएगी। तो दोनों साइड एक्सेलरेशन आपको
सेम रखना होगा। नहीं समझ में आई बात क्या? आगे सर। आ गई सर। अब इस पे इक्वेशन बनाओ जल्दी जल्दी। नीचे की तरफ लग रहा है m2g और ऊपर की तरफ लग रहा है t2 इज इक्वल्स टू नेट एक्सेलरेशन। मास इसका m2 और नेट एक्सेलरेशन हमने मान रखा है a। इसके तरफ पर लगाओ, इसके नीचे की तरफ लग रहा है m1g। हम मान रहे हैं ऊपर मोशन कर रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा मानते हुए t माइनस नीचे वाला फोर्स कम अपोजिट डायरेक्शन में मानते हुए m1g इज इक्वल्स टू नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन m1a। अब ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर दोगे, इधर t इधर माइनस t कैंसिल हो जाएगा, इधर m2g बचेगा और m1g माइनस m2g बचेगा माइनस m1g बचेगा। इधर ऐड करोगे तो m1 प्लस m2 टाइम्स a बचेगा। इधर से g कॉमन ले लोगे तो m2 माइनस m1 इंटू g और उधर से m1 प्लस m2 वाला ब्रैकेट इधर भेज दोगे तो m1 प्लस m2 ब्रैकेट में इधर a आ गया। m1 पता है, m2 पता है, g पता है, वैल्यूज रख के कैलकुलेट कर लो। बात समझ में आई क्या? यस सर। उसी तरीके से ये करना, उसी तरीके से ये लामी थ्योरम पे करना। तो ये स्प्रिंग पढ़ेंगे आप नेक्स्ट क्लास में। कंस्ट्रेंट मोशन बहुत मजेदार, ये भी पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। आज हमने क्या सीखा भाई? एक्सेलरेशन विद एनएलएम हमने सीखा, ठीक है। उसके बाद हमने लामीज का एप्लीकेशन लगाया, ठीक है। बस यही 2 मेन काम किए और जितने ज्यादातर लगाए हैं, ज्यादातर तो नहीं लेकिन हमने पीवाईक्यूज लगाए और हमने मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाए। आज की क्लास में आप लोगों ने ये सारी चीजें सीखी हैं। अब अगर आपको होमवर्क दिया जाएगा तो कर लोगे क्या ऐसे क्वेश्चन? जो लास्ट क्लास, पहले मैं क्लास को एंड कर दूं, उसके बाद यू गाइस कैन लीव। ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे।